अवरुद्ध इसलिए था कि केंद्र में भाजपा की सरकार थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, पैसा ही नहीं आ रहा था, पैसा ही अवरुद्ध था, ऐसा भी कांग्रेस का आरोप है, इसलिए सब अवरुद्ध था। जनहित से, जनता से, देश से कोई नाता कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मैं कई बार सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति क्या होती है। टीएस सिंहदेव जी से आप लोगों की कोई सेटिंग तो नहीं थी कि चिट्ठी लिख दीजिए तो ताकि बाद में बोला जाए ऐसा? भ्रम फैलाना, भय दिखाना और भ्रष्टाचार। कई बार कहते हैं ना कि सरकार का इकबाल बहुत बुलंद दिखाई देना चाहिए। कैसे राजनीति करते हैं? कांग्रेस पार्टी आज एक परिवार की पार्टी बन गई है, उस परिवार के हितों की संरक्षण करने वाली पार्टी बन गई है। बहुत धन्यवाद विवेक। बिलासपुर की धरती को मेरा नमस्कार। आज मैं लगभग 6 दिनों बाद माइक पकड़ा हूँ डिप्टी सीएम साहब। मैं 5 दिन से अपना शो नहीं कर रहा था और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं 5 दिन तक विस्तार न्यूज़ में स्क्रीन से गायब था। उसकी वजह ये थी कि मेरा गला बैठ गया था। मूर्ति साहब, बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने दिखाया, खूब टोटका किया, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। वो जो माइक जो आप पकड़ नहीं रहे थे, वो माइक तड़प रहा था और बार बार मुझे कोस रहा था कि देखो मेरा उपयोग नहीं हो रहा है। एक बार डिप्टी सीएम साहब का विस्तार न्यूज़ के इस मंच में जोरदार तालियों के साथ आप सभी लोग स्वागत करें। धर्मजीत सिंह जी आ गए हैं। अभी इनका सेशन हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं तो मैं उनका इंतजार करूंगा और उसके बाद उनको सुन के जाऊंगा। तो ये दूसरा साल है हमारा विस्तार न्यूज़ का ये कार्यक्रम, और दूसरे साल जब हम लोग इसी होटल में, इसी जगह में बैठे हैं धर्म भैया, तो पिछली बार मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा था, तब भी आप नाराज नहीं हुए थे। आज विवेक आपसे सवाल कर रहे थे, तब भी आप नाराज नहीं, और खूब ताली इन्होंने बटोरा है। आज डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं तो 2 साल में बिलासपुर की बात होगी, प्रदेश की बात होगी। चूंकि डिप्टी सीएम साहब, कई विभाग हैं इनके पास, प्रदेश का इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया है, इनके नेतृत्व में सरकार आई है, इसलिए पार्टी की भी बात होगी और विपक्ष की भी बात होगी। तो सबसे पहले, इन 2 सालों में आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया? बिलासपुर के साथ आप, न्यायधानी के साथ आपकी सरकार ने, आपने न्याय किया, या फिर अभी 3 साल का समय बचा है, बहुत कुछ बाकी है? ज्ञानंद जी, आपको और आपकी पूरी टीम का बिलासा की पावन धरती में अभिनंदन है, स्वागत है। दिन भर से ये कार्यक्रम आपका चल रहा है, अलग अलग लोगों से आपकी बातचीत हो रही है। निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ बिलासपुर को मिलेगा। मैं आपकी टीम का पूरा अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विकास एक सतत प्रक्रिया है और जहां तक बिलासपुर की बात है, बिलासपुर की जो पहचान बनी है, बिलासपुर के जो बड़े काम हुए हैं, वो ज़्यादातर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए हैं। चाहे बिलासपुर का रेलवे जोन का मामला हो, बिलासपुर को न्यायधानी बनाने का मामला हो, बिलासपुर से एयर कनेक्टिविटी प्रारंभ करना हो, ऐसी जो इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं बिलासपुर के विकास में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। पिछले 2 सालों में जहां तक राज्य सरकार के कामों की बात करें तो राज्य स्तर पर जो मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वायदे, वो अक्षरशः उन वादों को पूरा करने का काम इन 2 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का मामला हो, महतारी वंदन देने का मामला हो, पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच कराने का मामला हो, तेंदुपत्ता के पारिश्रमिक का मामला हो, या कृषिहीन मजदूरों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की योजना से सहयोग देने का मामला हो, एक एक गारंटी को पूरा करने का काम इस बीच हमारी सरकार ने किया है। और इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता को स्पष्ट रूप से अंतर दिखा है कि पहले 5 साल जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, गांव और शहरों का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध था। आज तेज गति से गांव और शहरों का विकास हो रोक रहा हूं, जब तक रोकता नहीं हो तो मुझे बहुत रोचकता नहीं आती है। अवरुद्ध इसलिए था कि केंद्र में भाजपा की सरकार थी,
यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, पैसा ही नहीं आ रहा था, पैसा ही अवरुद्ध था, ऐसा कांग्रेस का आरोप है, इसलिए सब अवरुद्ध था। देखिए, यही दुर्भाग्य है कांग्रेस के लोगों के साथ। बार बार वो जीएसटी काउंसिल की बैठक से निकलकर ये आरोप लगाते थे। जीएसटी काउंसिल की प्रोसीडिंग ये देखकर बताएं कि सर्वानुमति से निर्णय हुए हैं जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल में किस राज्य को कितना पैसा जाएगा ये जीएसटी काउंसिल तय करती है। जीएसटी काउंसिल के सारे निर्णय सर्वानुमति से हुए हैं, पर जीएसटी काउंसिल के अंदर बैठते थे स्टेट के प्रतिनिधि के रूप में और दस्तखत करके आते थे, बाहर निकल के कुछ अलग बात करते थे। ये दो मुही बात नहीं होगी। रही बात नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य सरकारों को आर्थिक रूप से और सशक्त करने का काम हुआ है। राज्य सरकारों को जो हिस्सा मिलता था उसे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास को लेकर केंद्र सरकार ने कितनी चिट्ठियां लिखी है राज्य सरकार को कि आप अपना राज्यांश दो और प्रधानमंत्री आवास नहीं लिया। यदि केंद्र सरकार राज्य को पैसा नहीं देती तो इतनी चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्यों होती। टीएस सिंहदेव तो इस्तीफा दे दिए थे उस डिपार्टमेंट से, वो सरकार में मंत्री रहते हुए। और जो चिट्ठी के कंटेंट से वो बताता है कि राज्य सरकार नहीं चाहती थी। टीएस सिंहदेव जी से आप लोगों की कोई सेटिंग तो नहीं थी कि चिट्ठी लिख दीजिए तो ताकि बाद में बोला जाए ऐसा? देखिए, वो क्योंकि वो कई बार बीजेपी की मंद मंद मुस्कुराते हुए बहुत तारीफ कर चुके हैं, बीजेपी की कार्यशैली की तारीफ कर चुके हैं। तो कोई अगर मान लीजिए मौजूदा सरकार में मंत्री हो और अपना पद छोड़ रहा हो और उस चिट्ठी का हवाला दे के आप लोग चुनाव में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकार आएगी आवास बन जाएगा, तो आपको चुनावी फायदा तो हुआ ही उनके इस्तीफे और चिट्ठी से। देखिए, राजनीतिक फायदे की बात अपनी जगह है, बात गरीबों के अधिकार का है, बात सरकार की नीति और नीयत की है। टीएस सिंहदेव जी को लगा कि मुझे जनता के बीच जवाब देना पड़ेगा कि मैं इस विभाग का मंत्री हूं और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास रोका जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, मैं लोगों को कैसे जवाब दूंगा। इसलिए उनको कहा कि मैं विभाग ही छोड़ देता हूं। और उनके टीएस सिंहदेव जी के शहर में भी जो मेडिकल कॉलेज के लिए भवन तक वो स्वीकृत नहीं करा पाए थे, वो भी हमारी सरकार बनने के बाद हमने स्वीकृत किया है, लगभग 100 करोड़। और उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। धन्यवाद देंगे, जनहित का काम होगा, जनता के लिए काम करेंगे तो धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा। और सच्चाई बोला है उन्होंने। दिग्विजय सिंह को डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। जिस तरह से टीएस सिंहदेव के प्रति आपका सद्भाव, सम्मान और उनके सभी बड़े निर्णय फायदेमंद साबित हो रहे हैं, आप लोग तो आमंत्रण नहीं देंगे कि टीएस जी आइए, कहाँ लगे हैं आप, अब तो इधर ही आइए, बीजेपी में स्वागत है आपका। हेमंत खंडेलवाल और डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से संघ की तारीफ करने के बाद दिग्विजय सिंह को कह दिया है कि आइए भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। ये तो छत्तीसगढ़ के भी कांग्रेस के नेताओं को दिग्विजय सिंह के कई लोग ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो उनके फॉलोअर रहे हैं, उनके बढ़ाए हुए हैं। दिग्विजय सिंह की बातों का अनुकरण तो कांग्रेस के नेताओं को यहाँ करना चाहिए कि कैसे उन्होंने मोदी जी की और संघ की और भाजपा की तारीफ की है। वस्तुतः आज जनहित के लिए जो कमिटमेंट है वो कांग्रेस उस धरातल से बहुत दूर हो गई है। जनहित से, जनता से, देश से कोई नाता कांग्रेस पार्टी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज एक परिवार की पार्टी बन गई है, उस परिवार की हितों की संरक्षण करने वाली पार्टी बन गई है। टीएस सिंहदेव बीजेपी वाला सवाल आप छोड़ गए। धर्म भैया भी तो बैठे हैं, सीनियर व्यक्ति हैं, दो लोग अगर चाह लेंगे तो थोड़ी कुछ हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि इस तरह के विषय जब आएंगे तो उस पर निर्णय होगा। और भारतीय जनता पार्टी में तो हम सबका स्वागत करते हैं, जो देश के लिए, जनता के लिए काम करना चाहे उन सबका स्वागत है। अच्छा, सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है, आजकल लिखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जो बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी हो गया, वो देश विरोधी हो गया। ऐसा नैरेटिव क्यों बनाया जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ही केवल राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, दूसरे दल के लोग देश विरोधी हैं क्या? ऐसा थोड़ी है। देखिए, ये
परसेप्शन जो बनता है आपके काम, आपके आचरण, आपके व्यवहार से बनता है कि कौन देश हित में सोच रहा है, कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन देश के लिए राजनीति करता है। ये परसेप्शन बोलकर नहीं बनाया जा सकता है, ये तो आपके कामों से इस तरह के परसेप्शन बनते हैं। चलिए, अब बिलासपुर की धरती में बातचीत हो रही है, इसलिए बिलासपुर से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे धर्मलाल कौशिक जी बैठे हैं और अमर अग्रवाल जी मुझे लगता है कि आ रहे होंगे। आप लोगों की बैठक ऐसे होती है अमूमन 3-4 लोग सीनियर लीडर्स की कि चलिए बिलासपुर के विकास के लिए कुछ कार्य योजना बनाई जाए। धर्म भैया आप बताइए, अमर जी आप बताइए। मैं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मेरे पास है, शहरी मंत्रालय मेरे पास है, तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ बढ़िया से बिलासपुर के लिए प्लान किया जाए। 3-3 बड़े लोग हैं यहाँ पे, आप लोग बैठकर कोई रणनीति बनाते हैं आपस में? निश्चित रूप से लगातार संवाद होता है, बातचीत करते हैं। और आपको बताऊं, कल भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में हम सब बैठने वाले हैं बिलासपुर की भावी योजनाओं को लेकर, आगामी कौन कौन से काम करने हैं। तो लगातार हमारे संवाद भी होता है, बैठते भी हैं और बिलासपुर के लिए योजना बनाकर काम कर रहे हैं। और आपने आदरणीय अमर अग्रवाल जी का नाम, अमर अग्रवाल जी का स्वागत कीजिए भाई ताली बजाकर। अब देखिए मैं अमर अग्रवाल जी आपका बहुत स्वागत है। मैं भी प्रश्न क्या कर रहा था आप जानते हैं, जब आप गैलरी में पहुंचे होंगे तभी मैंने अरुण साहू जी से प्रश्न किया कि बिलासपुर के विकास के लिए आप धर्मलाल कौशिक जी और अमर अग्रवाल जी क्या एक साथ बैठते हैं? इसी सवाल का जवाब मैं ले ही रहा था कि ईश्वर ने कहा कि देख लो भाई साथी बैठे हैं। तो ये अच्छा हुआ। मुख्यमंत्री जी को आज आना था, नहीं आ पाए, कोई कार्यक्रम था आज? ऐसा था क्या कोई कार्यक्रम? नहीं, मुख्यमंत्री जी का तो कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं था आज। अच्छा, आप ही का कार्यक्रम था कुछ 2-3। खैर, आप अपनी बात कह रहे थे कि बिलासपुर के विकास के लिए एक मंच पर आप लोग बैठते हैं, उस बात को कंटिन्यू करें लगातार प्लीज। इसके लिए योजना बना रहे हैं। बिलासपुर की आने वाले समय की जो आवश्यकता है, बिलासपुर में आने वाले समय के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए क्या क्या काम करने हैं, अरपा के लिए क्या क्या काम करने हैं, शहर में यातायात का दबाव बढ़ रहा है, उसके लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती है, लगातार उस पर हमने काम किया है। और कल भी एक हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठने वाले हैं और उन सब में बिलासपुर की योजनाओं को लेकर चर्चा होगी, बातचीत होगी। लेकिन मैं इस बात को फिर से दोहराता हूँ, बिलासपुर की जितनी बड़ी उपलब्धियाँ हैं, जो भी बड़े काम हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए हैं। चाहे रेलवे जोन का मामला हो, हाईकोर्ट बनने का मामला हो, चाहे यहाँ से बिलासपुर को हवाई एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का मामला हो, ये सारे भाजपा के शासनकाल में हुए हैं और आगे भी बड़ी योजना बनाकर हम बिलासपुर को आगे लेकर जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव थे, वो भी ये कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ है। मैं ये इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि पहले 3 घंटे 4 घंटे लगते थे यहाँ से रायपुर पहुँचने में और अब 1.5 घंटे में पहुँचा जा सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, ताली बजाना चाहिए। विकास हुआ है और मुझे लगता है कि विकास सतत होता रहे, इसलिए भी आप लोगों को बैठाया गया। अब थोड़ी प्रदेश सरकार की बात कर लेते हैं। 2-3 घटना, बिलासपुर में मैं आया हूं, आपसे हमेशा बातचीत होती है और एक निष्कर्ष तक हम लोग पहुंचते हैं, इसलिए प्रदेश में 2 साल हो गए आपके सरकार को। 2-3 घटनाएं हैं अरुण साहू जी ऐसी घटी हैं जो छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं घटी। एक तो बलौदा बाजार में आपने देखा एसपी कलेक्टर दफ्तर को जला दिया गया। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले अंबिकापुर में एक महिला टीआई के साथ मारपीट हुई थी और अभी एक बहुत ही विभत्स वीडियो आया तमनार का, जहां पर एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बहुत अभद्रता से लोग पेश आ रहे थे। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की आबो हवा, छत्तीसगढ़ की राजनीति आप सब मुझसे ज़्यादा समझते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ऐसी संस्कृति रही नहीं है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोगों में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सीधे साधे सरल लोगों का राज्य है। उग्रता ये कभी छत्तीसगढ़ में रही नहीं। ये जो दुर्भाग्यजनक घटनाओं का जिनका जिक्र किया है, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक घटनाएं हैं, पर इन घटनाओं के बाद सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती है कार्यवाही में। ये दुर्भाग्यजनक घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, पर घटना हुई है तो जो मजबूत और पुख्ता कार्यवाही घटनाओं के बाद हुई है ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और निश्चित रूप से सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और सजग होकर
हम इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक सवाल और, आपको लगता नहीं है पिछले कुछ दिनों में जातिगत टिप्पणियां और जाति को लेकर बहुत लोगों में आक्रोश देखा गया है? अभी हाल ही में भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ उदाहरण दे दिया था, जिसके बाद साहू समाज आपको लेकर काफ़ी आपके पक्ष में और विरोध में उनके आ गया और प्रदर्शन कर रहा है आज। जातियां तो मुझे लगता है जाति के आधार पर प्रदेश के लोगों में नहीं बंटना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, एक तो निश्चित रूप से कि राजनीतिक टिक्का टिप्पणी अपनी जगह है, राजनीतिक अपने विचारधाराओं के आधार पर टीका टिप्पणी अपनी जगह है, पर छत्तीसगढ़ शालीनता पसंद राज्य है। भाषाओं का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए सभी को, और भाषा की मर्यादा राजनीति में एक सीमा होनी चाहिए शब्दों की कि क्या बोलें, कितना बोलें, और इसलिए सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आपका भी विस्तार न्यूज़ के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आपके पास नगरीय प्रशासन विभाग है अरुण साहू जी, और मुझे लगता है कि किसी शहर को बहुत विकसित करने के लिए, किसी शहर को बहुत बेहतर बनाने के लिए इससे बेहतर विभाग नहीं हो सकता है। बिलासपुर में 2 साल का वक्त निकल गया है और 2 साल का निश्चित तौर पर आपके नेतृत्व में जो रोड मैप बना होगा उसका क्रियान्वयन हो रहा होगा। आने वाले 3 सालों में बिलासपुर को लेकर पहले एक सवाल कर लेता हूं, फिर प्रदेश के लिहाज से भी आपसे पूछ लूंगा, क्योंकि बस्तर को भी आप लोग एक नए तरह की पहचान दे रहे हैं और बस्तर के जो शहर हैं छोटे छोटे उनको भी विकसित करना चाहेंगे। सबसे पहले बिलासपुर में है, इसलिए बिलासपुर के लिए क्या रोड मैप है जो 3 सालों में आप पूरा करना चाहेंगे? विस्तार न्यूज़ के इस मंच से दर्शक भी और बिलासपुर की जनता भी सुनना चाहती है। बिलासपुर की सीमाएं विस्तारित हुई है और अनेक ग्राम पंचायत और छोटी निकायों को बिलासपुर के साथ समाहित किया गया है। वो क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत पिछड़ा हुआ था। हमने उसकी वृहद कार्य योजना बनाई है कि उन क्षेत्रों को विकसित करें, वहाँ बिजली, पानी, सड़क, लाइट की व्यवस्था करें। इस पर तेज गति से हम काम कर रहे हैं। हमारा बिलासपुर शहर राजधानी के बाद दूसरा बड़ा शहर है राज्य का। ये हमारा शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए एक वृहद कार्य योजना बनाई है। सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया है। उस प्लान के अनुरूप शहर को विकास के लिए लगातार राशि स्वीकृत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले 3 सालों में हम अपने बिलासपुर को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाएंगे। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में दूसरे नंबर पर बिलासपुर को पुरस्कार मिला है। यह हमारे कामों का परिणाम है, हमारे राज्य सरकार के कामों का परिणाम है। नगर निगम की पूरी टीम मेहनत से लगी और सबके समन्वित प्रयास से राष्ट्रीय स्तर पर बिलासपुर को स्थान मिला। आने वाले समय में हम और आगे बढ़ें, हमारा बिलासपुर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। बिलासपुर एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हो रहा है। एजुकेशन सिटी बनाने का काम हो, ऐसे अनेक योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। अब निश्चित रूप से बिलासपुर में अनेक अधोसंरचना के विकास के काम हुए हैं, उसे बढ़ाने का काम करेंगे। पूरा 90 दिन भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 5 तारीख आज हो गई और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। अमित शाह का जब भी छत्तीसगढ़ दौरा होता है, लोग ये कहते हैं कि अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को अपना दूसरा घर बना लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देश के सर्वोच्च सदनों में ये कहना, लोकसभा, राज्यसभा में, कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद खत्म कर देंगे, निसंदेह जो कोशिश हमने देखी है 5 दशक में, ये कोशिश तो नहीं दिखाई दी। जो इच्छा शक्ति और जिस तरह से उस इच्छा शक्ति का क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, जो आपके विरोधी हैं वो भी ये कहेंगे कि नक्सलवाद अपने अंतिम सांसों को गिन रहा है। लेकिन नक्सलवाद के बाद एक दूसरी चुनौती भी इस प्रदेश में आ रही है, और वो ये है कि जल जंगल जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा होने वाला है। इसके साथ ही जो लोग हथियार छोड़कर आए हैं, इनको कैसे सहेज कर रखा जाएगा बहुत लंबे समय तक, ये भी एक चुनौती है। ऐसे में आप लोग
जो छोटे छोटे शहर हैं बस्तर संभाग के, उन शहरों को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे जो लोग माओवाद को छोड़कर, हथियारों को छोड़कर वापस आ रहे हैं मुख्य धारा में, उनको एक कैसी नई जिंदगी देंगे, और ये कैसे भरोसा दिला पाएंगे कि नहीं भाई साहब, बस्तर को नक्सल मुक्त बस्तर के लोगों के लिए किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए किया जा रहा है। जहां तक प्लांट की बात है, उद्योगपतियों की बात है, तो विकास तो वहां अभी भी कई प्लांट हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये भरोसा दिलाना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। उसके लिए भी एक रोड मैप आपके शब्दों में। देखिए, ये नक्सलवाद बस्तर के लोगों के विकास, उनके जीवन के लिए, उनकी खुशहाली और तरक्की में बहुत बड़ा बाधक था। बस्तर के आम लोग ही चाहते थे कि बस्तर को नक्सल मुक्त होना चाहिए, हम उन्मुक्त रूप से जी सकें, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, हमें आवागमन की सुविधा मिले, सरकार की योजनाओं का हम लाभ ले सकें, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले। और इसलिए सरकार ने एक तरफ जहां नक्सल उन्मूलन का अभियान चलाया, वहीं नियत नीलानार योजना लाकर सरकार के योजनाओं का लाभ नीचे गांव तक पहुंचाने का काम, वहाँ राशन कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड बने, वहाँ स्कूल बने, अस्पताल बने, पीने की पानी की व्यवस्था हो, आवागमन के साधन बने, इन सब पर सरकार ने पैरेलली काम करना प्रारंभ किया है। अब वहाँ के बच्चों को कौशल विकास की शिक्षा देकर रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। अभी आपने देखा होगा, लगातार दूसरी बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। इस बार 3,91,297 लोगों ने पंजीयन कराया। इतने बड़े पैमाने पर युवाओं का बस्तर ओलंपिक में भाग लेना, और 3,91,000 में 2,27,000 बेटियां थी। ये बताता है, ये ताली बजाना चाहिए भाई एक बार, ये बड़ी उपलब्धि। बदलते हुए बस्तर का ये तस्वीर बताता है कि कैसे वहां के युवाओं ने एक उड़ान भरने के लिए उनका पंख तैयार हुआ है और ऊंची उड़ान के लिए जा रहे हैं। इसी तरह से बस्तर में टूरिज्म बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। जहाँ तक उद्योगों के लिए किया जा रहा है, ऐसा करके कांग्रेस पार्टी के साथ ये लगा हुआ है। मैं कई बार सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति क्या होती है, कैसे राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 बातों के आधार पर कांग्रेस की राजनीति आधारित होती है: भ्रम फैलाना, भय दिखाना और भ्रष्टाचार। ये 3 बातों के आधार पर कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह से संचालित होती है। लगातार हमने देखा है पिछले कुछ समय से, कभी ईवीएम पर अपने हार का ठीकरा फोड़ करके भ्रम फैलाते हैं, फिर बोलते हैं वोट चोरी हो गई, वो भी फुस हो गया। केवल और केवल भ्रम फैलाना। तो ये भ्रम फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। वास्तव में बस्तर, जो दुनिया में ऐसा खूबसूरत जंगल, ऐसी खूबसूरत वादी कहीं नहीं मिलेगी, जिसे इन्होंने विकास से महरूम रखा। 2018 से पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार ने जो अधोसंरचना का विकास वहां पर किया है, उसको 5 साल में ये खोल नहीं पाए, झाड़ू नहीं लगा पाए। ऐसे ऐसे अधोसंरचना वहां निर्मित हुए हैं 2018 से पहले। बस्तर का कहां से ये भला चाहते हैं? बस्तर को उसी तरह से छोड़ देना चाहते हैं। न नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया। लेकिन इस देश में ऐसे लोग भी तो हैं जो दिल्ली में कहते हैं कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? आपकी हिडमा के देखिए, हिडमा को जब मारा गया था, हिडमा को जब सुरक्षा बलों ने उसको मारने में सफलता मिली थी, तो मैंने भी समझाया था कि हिडमा कौन है, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में हिडमा के अंतिम संस्कार में लोग शामिल हुए थे। उन लोगों का ब्रेन वॉश करने में भी तो आपको वक्त लगेगा, ये भी तो चुनौती है। देखिए, ये जो इस तरह के बोलने वाले लोग हैं, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और
इनके फन को ऐसे लोगों के फन को कुचलना आता है जो दुस्साहस पुलवामा में किया। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया के सामने भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का काम किया कि भारत में इस तरह की कोई गतिविधि चलेगी नहीं, और ऐसी सोच के लिए भारत में स्थान नहीं है। भारत तो अभी जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। सेना के क्षेत्र में आयातक देश अब निर्यातक देश के रूप में उभर कर आ रहा है। आज दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बनकर भारत है। भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसे तत्वों के लिए देश में कोई स्थान नहीं है। और ऐसे लोग समय के साथ ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं कैसे धीरे धीरे करके कहाँ जा रहे हैं ये दिख रहा है। एक ब्रेकिंग खबर आई है, मेरे सहयोगी विवेक शुक्ला ने मुझे भेजा है और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम जो अरे सुशांत शुक्ला जी आपका स्वागत है, ताली बजाइए भाई, मैं देख ही नहीं पाया। युवा, जिद्दी, जोशीले, आक्रामक, आपके भाषण को सुनने के बाद ये कहा जाएगा विधानसभा में। खैर, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आज ही जानकारी आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के लिए देश में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ से आए हैं। ताली अभी मत बजाइएगा, मैं संख्या बता देता हूँ। कुल 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें 80,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ से आए हैं। ताली बजाइए, ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। और आप ठीक कह रहे थे कि जो है छत्तीसगढ़ के लोग सोच बदल रही है और लोग खुद को बदल रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल कर लेना चाहता हूं धान खरीदी केंद्र को लेकर। धान को लेकर बड़ी राजनीति हुई और ये हुआ कि धान खरीदी केंद्र में जो है समय से खरीदी नहीं हो पा रही है, हड़ताल में हैं लोग, और इसको लेकर पक्ष के बहुत निशाने में रहे आप लोग। टारगेट तो बड़ा लिया है। धान खरीदी की जब योजना बन रही थी तब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती है, कोई तैयारी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, धान सुचारू रूप से खरीदी हो रही है। फिर भी इनको लगता है, जिनकी नीयत में खोट हो उनको हमेशा खोट ही दिखता है। वास्तव में ये है कि किसानों को धोखा देने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। मैं कई बार ढूंढता हूं, बार बार पूछता हूं, ऐसा कोई किसान हाथ खड़ा करके बता दे जिसको उसके 1 क्विंटल धान की कीमत 2500 रुपया मिली हो। एक सिंगल किसान मुझे नहीं मिला, क्योंकि 4 किस्तों में पैसा देते थे और चौथी किस्त में कटौती करते थे, यानी किसान के पैसे को खाने का काम पिछली सरकार में हुआ। आप लोग एक ही किस्त में दे रहे हैं। हमने कहा था कि जो कृषक उन्नति योजना की राशि है वो एक मुश्त देंगे। किसी किसान से पूछ के देखिए, 1 रुपए भी नहीं कटता है। जो समय कहा है धान खरीदी पूरी होती है, मियाद उसके 1 सप्ताह के अंदर वो राशि किसानों को मिल जाती है। राष्ट्रीय राजनीति पर बात कर लेते हैं। कभी सोचे थे आपके नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ में जिन्होंने नेतृत्व किया हो, उनके नेतृत्व में सरकार बनी हो, उनके साथ ओम माथुर भी थे और अभी वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे नितिन नवीन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो नज़दीक से जानते हैं उनके दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है तो एक कार्यकर्ता को जो काम पार्टी के बड़े लोग निर्धारित कर देते हैं वो कार्यकर्ता पूरी ताकत से उस काम को पूरा करता है। 2006 से लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। युवा मोर्चा में जिम्मेदारी निभाते निभाते प्रदेश महामंत्री हुए, राष्ट्रीय महामंत्री हुए, अनेक राज्यों में प्रभारी के रूप में काम किया, छत्तीसगढ़ में प्रभारी के रूप में उन्होंने काम किया। उनकी मेहनत, उनकी क्षमता और निश्चित रूप से भारत
भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के काम और मेहनत का सम्मान है, इस बात को स्पष्ट कर देता है ये बात। आप गए उनसे दिल्ली में, मुलाकात हुई अभी नहीं हुई? फोन पर मेरी बात हुई है, नियमित रूप से बात होती है, साथ में मिलकर हम लोगों ने काम किया है और निश्चित रूप से बातचीत होती है। कांग्रेस की आपकी राजनीति टीम मजबूत है। मजबूत है। विस्तार देखिए, 2 साल में विस्तार ने वो हासिल किया है। हमारी जो सोशल मीडिया की रीच है, खैर अपनी तारीफ बाद में करूंगा, अभी आपके सरकार की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की सियासत पर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले भूपेश बघेल के बेटे को जमानत मिली है और वो कह रहे हैं कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं ये सब झूठे हैं, इसीलिए तो कोर्ट जमानत दे रही। देखिए, न्यायालय ने जमानत जो दिए हैं उसके आधार पढ़ लेने से स्पष्ट होता है, और जमानत होना और निर्दोष बरी होना ये दोनों में अंतर है। जो कानूनी बात को जानते हैं वो इस तरह की बात नहीं करेंगे। केवल अभी जमानत हुई है, न्यायालय ने बाइज्जत निर्दोष बरी नहीं किया है। अंतिम सवाल आपसे, बिलासपुर के विकास की बात हो गई, नक्सलवाद की बात हो गई, विपक्ष पर बात हो गई, जो मुद्दे हैं उस पर भी बात हो गई। जो सरकार अभी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत ईमानदारी से बताइएगा, आप डिप्टी सीएम भी हैं, आपके पास भारी भरकम मंत्रालय भी है, आपको लगता है इसमें कुछ थोड़ा सा तेजी लाने की गुंजाइश है? क्योंकि एक परसेप्शन मैं देख रहा हूँ प्रदेश से निकल के आ रहा है कि सरकार चल तो रही है और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि सरकार का इकबाल बहुत बुलंद दिखाई देना चाहिए, या ये लगना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार चलाते हैं। वो सरकार चलती है, लोकसभा में कोई निर्णय होते हैं, बड़े बड़े निर्णय होते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं देखो निर्णय लिए गए हैं। अब यहाँ पे बड़े बड़े निर्णय होते हैं, लेकिन कई बार सरकार को बैकफुट में आना पड़ता है। तो क्या एक साथ राय शुमारी नहीं होती है, या फिर आपको लगता है कि कहीं हाँ कुछ तो है, कुछ तो मिसिंग है? देखिए, ये धरातल की बात नहीं है। ऊपर में जो चर्चा होती है वो इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन धरातल में जाकर देखेंगे आप तो आम व्यक्ति यही कहता है कि तेज गति से काम हो रहा है। गांव का विकास हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज ऐसा कोई गांव आपको नहीं मिलेगा जहां शायद प्रधानमंत्री आवास ना बन रहा हो। हर गांव कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। काम तो ऐसे ही दिखता है, लेकिन उसको कहें कि तेज गति से होता हुआ दिखे, काम हो रहा है, तेज गति से हो रहा है। 2 साल के अंदर 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और उसका निर्माण तेज गति से होना, ये बताता है कि सरकार तेज गति से काम कर रही है। 24 महीने के सरकार में 22 से अधिक किस्त महतारी वंदन राशि जाना, काम ऐसे ही होता है और तेज गति से काम हो रहा है। परसेप्शन बनाने की लोग कोशिश करते हैं। एक अनुभवी राजनेता है हमारे राज्य के मुखिया, पंच से लेकर राजनीति करते करते पंच से सरपंच बने, विधायक बने, सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, आज मुख्यमंत्री के रूप में हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक अनुभवी, जिनका दीर्घ राजनीतिक अनुभव, एक छोटे से गांव से निकल कर आए हैं, उनके सक्षम नेतृत्व में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं कई बार कोशिश करता हूं, लेकिन बाद में मुझे याद आता है कि आप हाई कोर्ट के बहुत ही सुलझे हुए वकील भी हैं, इसलिए अरुण साव जी से बहुत मुश्किल होता है कि आप सवाल सारे पूछ लो, जवाब आपको वही मिलेगा जो संतुलित होगा, व्यवस्थित होगा, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट करने वाला होगा, जो अरुण साव के व्यक्तित्व को सूट करने वाला होगा। इसलिए अरुण साव जी के लिए भी जोरदार तालियां। सवाल सारे हो गए और आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब।